आप लोग मेरा व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं? हेलो? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो कल हमने जो एक्सरसाइज दिया था आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया? आप लोगों ने कंटिन्यू कंप्लीट कर लिया कि नहीं? चलिए, कुछ मैं फिर आज एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। अगर किसी को दिक्कत होगी तो हमें लगता है कि आज उसको आप लोग क्लैरिफाई करेंगे। कल हमने स्फेयर को दिखाया था कि जो आपका S2 है, राइट, दिस वाज S2, और इस पे हमने ये तो आपने टोपोलॉजिकल रीजन से देखा कि केवल सिंगल चार्ट से पूरे S2 को कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक तरफ आपका जो ये ओपन सेट, एक यहाँ पे आपको ओपन सेट होना चाहिए था U ऑफ R2, और ये होम्योमॉर्फिज्म होना चाहिए था। और आप लोगों ने टोपोलॉजी में पढ़ा है जो कि ये S2 जो है वो एक कॉम्पैक्ट सेट है, इट्स अ कॉम्पैक्ट सेट। So you can find finite many covering of this S2. And only finite many coverings which cover this whole S2, and that is why it is compact set. And there is no homeomorphism from an open set to a compact set. There cannot be homeomorphism from, अगर ये compact है तो ये निश्चित रूप से इसका जो होम्योमॉर्फिक सेट होगा वो कॉम्पैक्ट सेट होगा। तो इसलिए इस एक सिंगल चार्ट से तो कवर नहीं होने वाला, ये टोपोलॉजिकल रीजन से हम लोग। तो ये कि क्या जो आपने कल इसके पैचेस बनाए थे, क्या वो केवल यूनिक पैचेज हैं या इसके अलावा भी कुछ पैचेज हो सकते हैं? ठीक है, और अगर इसके अगर डिफरेंट पैचेस पॉसिबल हैं तो कम से कम कितने पैचेस से आप इसको कवर कर सकते हैं? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अगर इसके डिफरेंट पैचेस पॉसिबल हैं तो आप देखेंगे कि फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो डिफरेंट पैचेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप स्फेयर, अगर मान लीजिए अर्थ के सरफेस को अगर आप मेजर करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ, इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड और इतना डिग्री लैटिट्यूड आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हाई स्कूल क्लासेस में या उसके पहले। तो यही जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, दे आर बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स व्हाट स्टडी वी स्टडी। जो थीटा फाई फाई, दिस वाज सिग्मा। तो ये जो हमने कल एंगल की बात की थी यहाँ पे, तो किसी पे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लीजिए। एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। और जिस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट जानना है तो आप सबसे पहले उस पॉइंट और ये जो जेड एक्सिस है इससे होके जाने वाला एक प्लेन ड्रा करिए। यू ड्रा दिस प्लेन, और इनफैक्ट हाफ प्लेन यू कैन से, this half plane is passing through this point, and this half plane intersect this sphere in this half circle, right?
in this half circle, right? So this is your point P. Suppose you want to find the theta and phi coordinate of this point, then what you do, you just project from this point on this xy plane, right? And suppose you get this point, right? You get this point. Now join this point with this origin. इसको ओरिजिन से आप ज्वाइन कर दीजिए और फिर आप इसको इस P पॉइंट से आप इस Z एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, राइट? तो ये बेसिकली इट सीम्स टू बी रेक्टेंगल, राइट? इट्स अ रेक्टेंगल और ये आपका जो कि यूनिट स्फेयर है इसलिए इसका रेडियस 1 हो जाएगा. दिस इज योर OP, राइट? ये जो रेक्टेंगल है बेसिकली इस हाफ प्लेन का पार्ट है, इस हाफ प्लेन में लाई करे. All these lie in this semi-circle. ये तो इसको दूसरे कलर से बना सकते हैं. जो सेमी सर्कल है और ये जो रेक्टेंगल है ये दोनों ही जो है बेसिकली हाफ प्लेन में लाई करेंगे. लाई ऑन दिस हाफ प्लेन, राइट? अब ये जो हाफ प्लेन आपने लिया है this half plane और यहाँ पे ये xz plane भी है, this xz plane, and this half plane you can obtain by just rotating this xz plane about z axis. ये जो एंगल है, जितना एंगल इस हाफ प्लेन को रोटेट करने पे आपको ये पर्टिकुलर हाफ प्लेन मिला है जिसके सेक्शन से आप ये P पॉइंट जिस पे लाई कर रहा है, this angle is basically your phi angle. This angle is your phi angle, right? और ये जो OP लाइन है, ये OP लाइन जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज योर थीटा एंगल, राइट? दिस एंगल इज योर थीटा एंगल. तो इस तरह से आप ये इस पॉइंट P के लिए थीटा और फाई एंगल प्राप्त कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज से x y z, इसका अगर x y z कोऑर्डिनेट अगर आप मान लीजिए तो आप थीटा फाई की वैल्यू x y z के टर्म में निकाल सकें. दैट इज बेसिकली योर सिग्मा इनवर्स, राइट? तो अगर मान लीजिए कि ये x कोऑर्डिनेट है, यहाँ से आप y पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, x पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, राइट? तो ये डिस्टेंस आपका x है, ये जो डिस्टेंस है वो आपका y है और ये जो डिस्टेंस आपका m बना लीजिए, दिस इज योर m पॉइंट. तो दिस PM इज योर z, राइट? दिस इज योर z कोऑर्डिनेट और ये तो 1 है ही है. OP इज इक्वल टू 1. तो इस ट्राइंगल से और कुछ प्रॉपर्टी z कोऑर्डिनेट है उसको भी आप थीटा फाई के टर्म में लिख सकते हैं. वो कैसे आपने लिखा था? फॉर एग्जांपल यू हैव रिटन यस्टरडे दिस z कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, यू सी दिस सिग्मा थीटा फाई, दिस वाज सिग्मा थीटा फाई वाज क्या था? तो बेसिकली x थीटा फाई, y थीटा फाई एंड z थीटा फाई, राइट? ये हम लोगों ने कल देखा था, जहां ये z थीटा फाई की वैल्यू जो z कोऑर्डिनेट है, दिस z कोऑर्डिनेट, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, ये अगर थीटा एंगल है ये 1 है तो दिस इज योर कोसाइन थीटा एंड दिस डिस्टेंस इज योर साइन थीटा. तो इसका जो वैल्यू है वो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा. तो बेसिकली दिस z इज इक्वल टू साइन थीटा और ये जो ओरिजिन से m का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली कोसाइन थीटा. अब फिर यहाँ से आपने प्रोजेक्शन डाला है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे. तो ये जो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन आपने अगर x कहा है ये डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा? ये एंगल आपका थीटा है, फाई है और ये जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस आपका है कोसाइन थीटा. ये हो जाएगा कोसाइन थीटा कोसाइन फाई. तो दिस cosine theta cosine phi and similarly y you can obtain cosine theta and sin phi. So in this way yesterday you have written this sigma theta phi as cos theta cos phi cos theta sin phi and sin theta. And similarly you can also obtain this theta and phi
इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, और वो आपका सिग्मा इनवर्स हो जाएगा। तो इन ए सिमिलर वे यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन दिस सिग्मा इनवर्स फ्रॉम दिस एक्स वाई जेड। अगर जो पॉइंट आपका P है, इसको सिग्मा इनवर्स पॉइंट P आप कह सकते हैं, दैट इज सिग्मा इनवर्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो आप इस थीटा और फाई की वैल्यू, दैट इज बेसिकली the sigma inverse P is basically theta phi. So you can obtain theta phi in terms of x, y, z. तो कुछ आप इसमें मैनिपुलेशन करके और आप थीटा फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो कोसाइन थीटा से कोसाइन थीटा कैंसिल होगा, एंड यू गेट दिस tan phi is actually equal to y upon x. Tan phi is equal to y upon x. So in this way you obtain this phi coordinate, the second coordinate, as tan inverse y upon x, and the theta coordinate you obtain, theta के लिए आप क्या करें कि इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें, स्क्वायर ऐड कर दें, तो क्या मिलेगा? cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होगा। You just square and add these two equations, you get this x square plus y square is equal to cos square theta. If you just take the square root, you get simply cos theta. And if you divide the two equations, you get this theta is again equal to this tan inverse and z upon square root of x square plus y square. So in this way, you obtain this sigma inverse, and which are also the functions of the inverse trigonometric functions, and therefore continuous, and therefore the sigma was कल हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था। और चूंकि ये सिग्मा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में लिखा गया है, तो इसलिए एक स्मूथ मैप है, तो स्मूथ होम्योमॉर्फिज्म और बाकी चीज़ों की चर्चा हमने कल किया था। हमने इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले थे, और फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स को दिखाया था कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो आप लोगों ने इसको चेक किया था कि नहीं? ये पार्शियल डेरिवेटिव्स इसका निकाल के आपने देखा था कि नहीं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है? क्या किसी को ये दिखाने में सफल हुआ था कि दिस सिग्मा थीटा एंड क्रॉस सिग्मा फाई, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी थीटा एंड फाई? थीटा और फाई के किसी भी मान के लिए इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो। कोई आप लोगों ने दिखाया था कि नहीं? इसको आप लोगों ने चेक किया था कि नहीं? कोई बताए इसमें किसी ने चेक किया था कि नहीं? अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं आगे नहीं बताऊंगा कुछ। आप लोग हाँ या नहीं में कुछ भी जवाब बताइए, या तो नहीं चेक किए थे वो भी बताइए, और चेक किए थे बताइए। क्या इसका मतलब? क्या फायदा होगा फिर? हम आप लोगों को इतनी इंटरेस्टिंग चीजों को बता रहे हैं, और आप लोग अगर अपने मन से कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जो कुछ मैं बता दूंगा उतना नोट कर लेंगे, या कॉपी में नोट कर देंगे, या जो भी जैसे स्लाइड बना के रख लेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को खुद अभ्यास करना होगा चीज़ों को। जब तक खुद इसको नहीं समझने की कोशिश करेंगे, तो ये जो कुछ भी बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। कल फिर भूल जाएगा, फिर आपको नए सिरे से मैं बताऊंगा, तो उसका एक कोई बहुत लंबा गेन आपको नहीं होने वाला है। तो आप लोगों से मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग वास्तव में कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो खुद सीखिए, खुद प्रैक्टिस करिए। केवल हम रास्ता आपको दिखा सकते हैं कि ये कैलकुलेट करिए, वो कैलकुलेट करिए, ऐसे होम्योमॉर्फिज्म होगा, ऐसे डिफ्यूमॉर्फिज्म होगा, लेकिन अगर आप लोग खुद अभ्यास नहीं करेंगे, एक केवल सरफेस को दिखा देंगे, भी दूसरा सरफेस देंगे, फिर आप लोग नहीं लिख पाएंगे एग्जामिनेशन में, या फिर नॉट ओनली इन एग्जामिनेशन। मैं केवल इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताना चाह रहा हूँ, इन सब चीज़ों को सीखे। दीज आर सो इंटरेस्टिंग। आप किसी भी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में, किसी भी इवन फील्ड ऑफ रिसर्च में, किसी भी फील्ड ऑफ एप्लीकेशन में आप जाएंगे, तो इन सरफेसेस को आपको जानना पड़ेगा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है कि जो थीटा फाई कोऑर्डिनेट्स हैं, दीज कोऑर्डिनेट्स आर एक्चुअली योर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स, जो कि आप हर जगह, आप अपने जब भी एटलस अपना खोलते हैं, अपने वर्ल्ड का मैप आप देखते हैं, तो उसमें पता चलता है, या इवन न्यूज में आप देखते हैं कि हाँ साहब इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड, इतना डिग्री लैटिट्यूड प्लेस स्थित है। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को आइडेंटिफाई करना है इस पूरे मैप पे, जो ग्लोब आपका है,
तो केवल आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता देना है और आप पॉइंट को आइडेंटिफाई कर देते हैं। आप देखेंगे उसमें डिग्री, मिनट, सेकंड तक आइडेंटिफिकेशन होता है एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट को, अब जरा यहाँ पे देखें कि कैसे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आइडेंटिफिकेशन आप करते हैं। लेकिन आप इन चीजों को जब खुद अभ्यास नहीं करेंगे तो मेरा बताना पूरा बेकार होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप लोग खुद इन चीजों को पढ़िए, समझिए और अभ्यास करिए। कोई नहीं अब इसमें सॉल्व करने का वो उठाया है। और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं कैसे समझूंगा आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो मैं नेक्स्ट डे उसको फिर से बताऊंगा। एनीवे, तो यहाँ एक दूसरा जो व्यू पॉइंट है कि आते हैं कि जैसे आपने अपने कोऑर्डिनेट प्लेन्स में आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर ये अगर एक्स वाई एक्सिस अगर आपका है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इसको आप कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस के अलांग आपका वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस के अलांग एक्स इज इक्वल टू 0 है। इनफैक्ट आप अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइंस ड्रा करें तो इनके लिए वाई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होता है। सो यू राइट दिस वाई इज इक्वल टू सी फॉर डिफरेंट सी, राइट? एंड दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कर्व्स। These are coordinate curves. And in a similar way, if you draw lines parallel to y-axis, these are just x is equal to some constant, maybe c dash, right? So these are coordinate curves. And the interesting point about this coordinate curves, that through any point in this plane, there is exactly one curve from this family and one curve from this family which passing through this point. So this is another interesting observation. ये कोऑर्डिनेट कर्व्स का जो इम्पोर्टेंस है, इस प्लेन की किसी भी पॉइंट को आप चूज कर लीजिए, देयर इज यूनिक कर्व फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट, द फैमिली ऑफ कोऑर्डिनेट कर्व्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड फैमिली ऑफ कोऑर्डिनेट कर्व्स पैरेलल टू वाई एक्सिस व्हिच passes through that particular point. And in fact, that is the identification of the point in terms of the coordinate. तो अगर मान लीजिए ये पर्टिकुलर पॉइंट अगर आप ले लें जो जिसके लिए y इज इक्वल टू सी और x इज इक्वल टू सी डैश है, तो इसी c डैश और c को हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहते हैं. दीज आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. इन अ सिमिलर वे you see on the globe also, if you have this globe and here is your say x-axis, y-axis and z-axis, right? And here is your say this is half circle, right? Here is a point P और आपने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये आपका हाफ प्लेन है. दिस इज योर हाफ प्लेन. अब हमने बताया ये हाफ प्लेन जो है, अगर ये जो XZ प्लेन, दिस इज योर y एक्सिस, XZ प्लेन से अगर ये एंगल आपका मान लीजिए आपने लिया था फाई, और ये जो OP जो पॉइंट है, जो लाइन रेडियस वेक्टर OP है, ये आप ध्यान देंगे ये जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल एंगल है. ये हॉरिजॉन्टल एंगल मूव कर रहा है और ये जो एंगल है वो एग्जैक्टली वर्टिकल एंगल है. तो द एंगल which this OP makes with this horizontal line, this is exactly the vertical angle. It may not be 90, it actually is theta. This is the theta parameter. Now you see, if you just vary this theta, taking this phi as constant, then how this point P moves? अगर इस phi को कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि हम ये जो सेमी प्लेन है या ये जो सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसको हम फिक्स कर दे रहे हैं, केवल थीटा को हम वेरी करा रहे हैं. सो टेकिंग फाई एज कांस्टेंट, इफ यू जस्ट मूव दिस थीटा, वेयर दिस पॉइंट मूव्स, दिस पॉइंट एक्चुअली मूव्स ऑन दिस सेमी सर्कल, राइट? सेमी सर्कल. अगर दूसरा कोई फाई आप ले लीजिएगा और उसके लिए फिर थीटा को मूव करिएगा तो आपको दूसरा सेमी सर्कल मिलेगा. तीसरा अगर फाई ले लीजिए और फिर थीटा को मूव करें तो तीसरा. सो दीज आर डिफरेंट, you can say these are different semicircles. You get different semicircles, right? And these semicircles for which
is equal to constant curves and these are theta parametric curves. ये जो curves हैं उनको हम theta parametric curves कहेंगे. These are basically longitudes. So these longitudes are theta curves, theta parametric curves. तो ये जो semi circles हैं these are theta parametric curves or theta coordinate curves. In a similar way, suppose you take theta is equal to constant and you just vary your phi. आप इस थीटा को कांस्टेंट ले लीजिए, इसका मतलब ये जो एंगल है उस पॉइंट का वो हमेशा थीटा एंगल बनाएगा और फाई को मूव करिए. तो ऐसे सभी पॉइंट जिनके लिए थीटा कांस्टेंट है, मतलब इस लाइन का इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाया हुआ एंगल कांस्टेंट है. इन दिस वे यू गेट a cone shape, right? This is a cone shape. So for any point on this cone, if you just draw this line and you evaluate this angle made by this line with this horizontal line, it will exactly theta. In fact, अगर इसके किसी भी पॉइंट को अगर ओरिजिन से मिलाइए और z एक्सिस आप मेजर करना चाहें, जो कि आसान है कंपैरेटिवली, that is exactly 90 minus theta, right? But it is constant. 90 minus theta is constant for any point on this cone. लेकिन इन सभी पॉइंट के लिए phi की वैल्यू वेरी करेगा. So if you take this phi varies and theta is constant, you get actually the intersection of this cone with this your sphere. So in this way you get different this kind of curves. In fact, the whole circles, and these whole circles which are parallel to XY plane, ये horizontal plane के parallel circles आपको मिलेंगे, are actually called latitude. These are latitudes. Latitudes. So in this way, the latitudes are the curves. These are another family of parameterized curves. So these are latitudes are phi curves, phi parametric curves, phi parametric curves or latitudes, and theta parametric curves are actually longitudes. तो इस तरह से हम longitude latitude parameterization इस स्फेयर का या आप इनफैक्ट अर्थ का कह सकते हैं. These are latitude longitude parameterization of the earth, in which this theta varies from minus pi by 2 to pi by 2 and phi varies from 0 to 2 pi. Is it okay to everybody? Yes, sir. Yeah. अब एक दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि क्या इस स्फेयर के लिए ये एक ही पैरामीटराइजेशन पॉसिबल है कि हाँ हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पैरामीटराइजेशन करें और हर पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग हमको एक यूनिक थीटा फाई की वैल्यू मिल जाए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाए, तो हम कह देंगे कि हाँ साहब वो हमने पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया. सो इज इट द ओनली पैरामीटराइजेशन और पैच फॉर दिस स्फेयर? द आंसर इज नो. You can discuss many patches, many kind of patches on this surface of sphere. Let us take another family of patches. तो एक दूसरा मैं आपको पैच दिखा रहा हूँ, दूसरे तरह का पैच, बल्कि आप एटलस कह सकते हैं. तो दूसरा एटलस ये है, मान लीजिए कि ये आपका स्फेयर है, राइट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. अब ये जो आपका R2 है, R2 आपको बेसिकली हर पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग में टेक अ पॉइंट P हियर. तो अब दूसरा तरीका उसमें हम क्या करते हैं कि हर पॉइंट P के करेस्पॉन्ड, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ पॉइंट P इन दिस अपर हेमीस्फेयर, ये जो एक्स वाई स्फेयर बन रहा है, तो जो अपर है projection you drop from this point, you get the projection on this xy plane as this open unit ball in R2, right? अगर हर पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग आप प्रोजेक्शन ड्रॉप करें अपर
ये XY का ओपन यूनिट बॉल मिलेगा। इस ओपन यूनिट बॉल को ही यहाँ पे हम अपना ओपन सेट ले रहे हैं। लेट अस टेक दिस ओपन सेट एज B21 ओपन यूनिट बॉल इन R2। और आप चाहें तो जब भी आपको इन दोनों को आइडेंटिफाई करना हो तो बेसिकली इस यूनिट बॉल राइट। और जब भी अब क्वेश्चन ये है कि आपका होम्योमॉर्फिज्म क्या होगा इस ओपन सेट से और इस स्फीयर तक कैसे आप पहुंचेंगे। व्हाट विल बी योर मैप फाई। यू मे टेक हियर एज योर UV, or if you want you can take XY also, right? Let us take UV. So what is the homeomorphism? The homeomorphism का आइडिया है कि किसी भी पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग, यू सी हियर, जब आप ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको यूनिक पॉइंट इस बॉल में मिलेगा, और इस ओपन यूनिट बॉल से के करेस्पॉन्डिंग अगर आप ऊपर देखेंगे तो इस हेमिस्फेयर पे एग्जैक्टली वन पॉइंट आपको मिलेगा, एग्जैक्टली वन पॉइंट। सो फ्रॉम एनी पॉइंट in this open unit ball you get exactly one point in upper hemisphere, and also you can find similarly in a lower hemisphere, but let us fix this upper hemisphere. तो सबसे पहले हम अपना जो ओपन सेट लें वो क्या लें, what will be your neighborhood S, neighborhood V of S, ये क्या लिया जाए, तो what should be your V? So your V is the collection of all x, y, z in this sphere S2 such that this z is strictly positive. तो जो पहला इसको आप चाहें तो V1 कर लीजिए, V1, ठीक है, V1 में हमने क्या किया, ये अपर हेमिस्फेयर अपना नेबरहुड ले लिया, और ये किसी भी पॉइंट जो अपर हेमिस्फेयर है उसके लिए ये एक नेबरहुड का काम करेगा। So what will be your homeomorphism? What is your this map pi from this open unit ball to upper hemisphere? Can anybody tell me what is this phi? What is this phi xy? या phi uv in fact, phi uv आप xy भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Let us be phi, या phi भी ना लिख के आप सिग्मा चाहें तो लिखें, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में सिग्मा यूज किया है। तो व्हाट इज योर सिग्मा यूवी। तो जैसा कि हमने बताया, मान लीजिए कि अगर हमने इस बॉल को इस XY प्लेन के यूनिट बॉल से आइडेंटिफाई हमने कर दिया, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो ये यहाँ पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट आपका है UV है, XY कोऑर्डिनेट UV है, X कोऑर्डिनेट U एंड Y कोऑर्डिनेट V। तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये z कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। वही आपका सिग्मा की वैल्यू होगा। तो सिग्मा के जो फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट का मतलब इस पॉइंट P का जो XYZ कोऑर्डिनेट वो आपको लिखना है। तो X और Y कोऑर्डिनेट तो वही होगा जो इस UV का है, यानी X कोऑर्डिनेट इज U, Y कोऑर्डिनेट इज V। नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द Z कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, कोई बताएगा? बिकॉज दिस इज द यूनिट स्फीयर, दिस इज सिंपली द कलेक्शन ऑफ ऑल, this unit sphere S2 is the collection of all x, y, z in R3 such that x square plus y square plus z square is equal to 1. So what is the z coordinate of the point P if its x and y coordinate is u and v? क्या होगा? So its first two coordinate is obvious. The first coordinate is u, second coordinate is v. What is the third coordinate? Root 1 minus u square plus v square. Very good. तो बेसिकली ये uv की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए और कुछ करना ही नहीं है। तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। बट बिकॉज यू आर इन अपर हेमिस्फीयर यू शुड टेक पॉजिटिव साइन। इसी तरह से अगर आप लोअर हेमिस्फीयर में रहते तो आपको नेगेटिव साइन लेना होता, बट फॉर्चुनेटली वी आर इन अपर हेमिस्फीयर, सो यू शुड टेक द पॉजिटिव साइन। सो प्लस 1 माइनस u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, right? And you know this is this map is actually a continuous map, right? And it's also differentiable map, क्योंकि
स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? जिस पॉइंट पे पहली चीज की वेल डिफाइंड होगा, जब ये पॉजिटिव हो, तो दिस इज पॉजिटिव ओनली व्हेन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज लेस देन 1। इसका मतलब इस पूरे डिस्क के अंदर ये फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी की बात आप करेंगे तो अगर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन 1 होगा तो डेफिनेटली जब ये डिनोमिनेटर में पार्ट जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा एंड देयरफॉर इज आल्सो वेल डिफाइंड। सो व्हेनेवर u square plus v square less than 1, that is inside this ball, this function is differentiable, and therefore the sigma is also differentiable and therefore continuous also, right? Now what about sigma inverse? अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट p का कोऑर्डिनेट हम x y z लिखें, then what is sigma inverse? अगर यहां से यहां तक पहुंचना हो तो सिग्मा इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे? कोई बताए? इस डिस्क से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचेंगे तो उसके क्या उसका रिप्रेजेंटेशन होगा? अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड हो जाए, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो जाए और आपको सीधे प्रोजेक्ट कर देना है नीचे, तो आपको डिस्क में पहुंच जाएंगे। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो इस R2 में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्रोजेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वही सिग्मा इनवर्स हो जाएगा। क्या होगा? और सिग्मा इनवर्स एक्स वाई जेड? आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं इस क्वेश्चन को? पहले क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो जवाब क्या देंगे? मेरा कहना है कि आप इस डिस्क से ऊपर तो पहुंच गए, डिस्क से ऊपर पहुंचने का तरीका क्या था कि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यू वी है तो आपको इस पॉइंट करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पी का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बताना था। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप एक्स एक्सिस पे चलेंगे, वाई एक्सिस पे चलेंगे और फिर ये जेड एक्सिस पे चलेंगे। तो बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस पे उतना ही डिस्टेंस चलना था जो ऑलरेडी आप यूवी पे पहुंचे थे, इसलिए इसका यूवी कोऑर्डिनेट तो वही हो गया। और जो थर्ड कोऑर्डिनेट था वो ये स्फीयर के इक्वेशन का मदद ले लिया और यहाँ आपको मिल गया थर्ड कोऑर्डिनेट 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर इस पॉइंट P से अगर आपको इस प्रोजेक्शन पे पहुंचना है तो क्या करेंगे? जो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा वही तो इस प्रोजेक्शन का एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यू जस्ट प्रोजेक्ट दिस पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, तो क्या मिलेगा? सिग्मा इनवर्स ऑफ एक्स वाई जेड। आप लोग बिल्कुल शांत एकदम हो जाते, ऐसे लगता है कि बिल्कुल या तो सर यू भी जीरो का भी हाँ? सेम ही होगा यू भी। हाँ, यू भी जीरो। आप लोग बोलते क्यों नहीं है? जब मैं पूछता हूं तो आप लोगों को तुरंत जवाब आना चाहिए। इसमें तो बिल्कुल आप लोगों को एकदम वो होल्ड रहना चाहिए कि हम बताएंगे इसको। इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, इट्स सो सिंपल। आप केवल इसको जब प्रोजेक्ट कर देंगे, इस यूवी या एक्स वाई जेड है, आप ऐसे समझो कि मान लो कि ये कोई 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है और फिर यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट, ये जेड है। इसको जब प्रोजेक्ट कर देंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो वही रहना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा और जेड कोऑर्डिनेट से मतलब ही नहीं, क्योंकि हम केवल R2 में अब स्टडी कर रहे हैं। क्या इससे हमें यहाँ R3 नहीं है, यहाँ पे केवल R2 है, तो हम केवल 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एंड दैट एक्स वाई कोऑर्डिनेट बिकम जस्ट यू एंड वी। सो दिस इज सिंपली यू एंड वी, या यहाँ पे एक्स वाई जेड अगर आप लिख रहे हैं तो सिंपली एक्स एंड वाई। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ऐसी छोटी छोटी चीजों पे भी आप लोग कंफ्यूज रहते हो। तो इस तरीके से आपको एक मैप, और ये आप देखिए प्रोजेक्शन मैप तो आप जानते हैं कि ये कंटीन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, एंड देयरफॉर द सिग्मा इनवर्स इज आल्सो कंटीन्यूअस। तो इस तरह से हमने ये
इस ऊपर स्थित किसी भी पॉइंट के लिए एक नेबरहुड प्राप्त कर लिया, फॉर एनी पॉइंट P lies upper hemisphere, we get a neighborhood, this V1, an open set, you may call this open set as U1, and this homeomorphism in such a way that this sigma is a smooth homeomorphism. Sigma is a smooth homeomorphism. Now you have to only, तो अब इतना कहने से ये पैच तो बन गया है, ये सरफेस पैच बन गया है। केवल आपको देखना है क्या ये रेगुलर सरफेस पैच है कि नहीं। तो रेगुलर सरफेस पैच दिखाने के लिए आपको दिखाना होगा कि सिग्मा यू और सिग्मा वी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ये दोनों कोलिनियर तो नहीं हो जा रहा है ना कभी। तो इसके लिए the sigma uv, this is equal to uv and square root 1 minus u square minus v square. Now you calculate sigma u. Sigma u का मतलब इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो you get 1 0, और इसको भी आप डिफरेंशिएट करिएगा माइनस u अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, राइट। एंड सिमिलरली इफ यू कैलकुलेट सिग्मा v, इसको v के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, तो 0 1 एंड दिस माइनस v अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, बेसिकली हमको ये देखना है कि ये दोनों वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सारे तरीके हैं। एक तो जो मैंने बताया सिग्मा यू क्रॉस सिग्मा वी, इसको कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा कि किसी भी यू वी के लिए, फॉर एनी यू वी लाइज इन दिस बॉल, मतलब यू और वी दोनों की वैल्यू 0 1 के बीच में होना चाहिए, दिस सिग्मा क्रॉस सिग्मा वी, दिस कैन नॉट बी 0। सिग्मा यू और सिग्मा वी ये जो वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स के अगर इसको इन दोनों वेक्टर्स को अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर इन दोनों को बेसिकली आप एक सिंगल मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, राइट, इफ यू राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म लाइक दिस, with first column as sigma u and second column as, normally वेक्टर को हम कॉलम वेक्टर के रूप में लिखते हैं, सिग्मा u and सिग्मा v। तो आपको एक जो मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा 1 0 and whatever thing minus u upon square root 0 1 and something square root, right? But this square root quantity may be 0 for some value of u and v. Now interesting part is this, अगर ये जो मैट्रिक्स है, अगर इसका रैंक मैक्सिमल है, इफ इट्स रैंक इज मैक्सिमल, जस्ट अ मिनट,
या हाँ, तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग इसको वेरीफाई करेंगे कि the rank of this matrix, this is actually called transition matrix, the rank of this matrix is maximal. So this sigma u cross sigma v is not equal to 0. This is equivalent to saying that this rank of this matrix, अगर आप इसको आप मैट्रिक्स मान लीजिए, इसको हम T कह लें, so let us say this the matrix as T, या रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, चलिए हम इसको सिग्मा यू सिग्मा वी ही लिखते हैं. सिग्मा यू सिग्मा वी मीन्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2, 3 rows and 2 columns. So if the rank of matrix is maximal, इसका अधिक से अधिक रैंक कितना हो सकता है? क्योंकि 3x2 का मैट्रिक्स है तो अधिक से अधिक इसका रैंक 2 होगा, 3 तो होने वाला नहीं है. तो इसका रैंक मैक्सिमल होने का मतलब इसका रैंक 2 हो जाए. दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स is 2. इसका रैंक हर जगह 2 हो, ये इक्विवेलेंट है कि सिग्मा यू क्रॉस सिग्मा वी जो है वो 0 के इक्वल नहीं. और यहाँ पे आप ऑब्वियस देख रहे हैं, क्योंकि जो एक मैट्रिक्स आपको सब मैट्रिक्स ऐसा मिलेगा 1 0 0 1 जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक हमेशा ही 2 रहेगा. आप यहाँ यूवी की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, जो कुछ भी यूवी की वैल्यू आप लीजिए, ये जो सब मैट्रिक्स है उसका रैंक 2 हो. Sigma v is not equal to 0 for any uv, for any uv lies in this ball p21. So therefore तो ये एक्सरसाइज आप लोग दिखाएंगे, ये सिंपल लीनियर अलजेब्रा का एक्सरसाइज है. ये सिग्मा, ये अगर आप दो इनफैक्ट ये सिग्मा नहीं लिखने की जरूरत है, लेकिन जो कि पर्टिकुलर यहाँ पे यूजफुल है इसलिए मैं लिख रहा हूँ. आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए दिखा सकते हैं. इफ यू टेक एनी 2x3 मैट्रिक्स एंड if the first 2 columns are linearly independent, आप ये भी लिख सकते हैं, this is also equivalent to saying that this sigma u and sigma v are linearly independent. All these statements are equivalent. Sigma u sigma v are linearly independent, sigma u cross sigma v not equal to 0, and rank of the sigma u sigma v is equal to 2. So all these 3 statements are equivalent to each other. तो इस तरीके से आपने देखा कि इस पर्टिकुलर अपर हेमीस्फेयर के लिए, अपर हेमीस्फेयर के हर पॉइंट के लिए आपको एक नेबरहुड ऐसा मिलता है, सच दैट एक नेबरहुड ऐसा V1, एक नेबरहुड आपको मिलता है U1, और एक आपको स्मूथ होम्योमॉर्फिज्म इस तरह से मिल जाता है, सच दैट द सिग्मा यू क्रॉस सिग्मा v नॉट इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर एट लीस्ट दिस अपर पार्ट ऑफ दिस स्फीयर इज एक्चुअली अ स्मूथ पैच. इन ए सिमिलर वे you can also talk about this lower hemisphere. केवल आपको क्या करना होगा कि प्लस के जगह पे माइनस कर दीजिए, और यहाँ जो V1 नेबरहुड है वो Z लेस देन 0 हो जाएगा. तो सेम बॉल B21 जो है, क्योंकि यहाँ से भी प्रोजेक्शन आप डाल सकते हैं XY प्लेन पे, तो सेम बॉल B21 जो है इस लोअर हेमिस्फेयर के लिए भी ये नेबरहुड जो है वो एक्ट करेगा. इट मीन्स फॉर एनी पॉइंट इन द लोअर हेमिस्फेयर you get a neighborhood, you may call this lower hemisphere as V2, which is the collection of all x, y, z such that z is negative, and U1 is the same ball B21. This is the same ball B21. You can identify the B21 with this unit disk in this xy plane, and the homeomorphism is just sigma uv is uv, और यहाँ प्लस के जगह पे माइनस साइन लगा दीजिए, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये मैप वही रहेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड अगर कोई पॉइंट आप लेते हैं तो जेड कोऑर्डिनेट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ऊपर है कि नीचे, आप केवल इसको प्रोजेक्ट कर दीजिए तो उस पॉइंट का भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स वाई ही रहेगा. तो सेम ऑलमोस्ट सेम मैप विल एक्ट फॉर दिस एनी पॉइंट ओवर हेमिस्फीयर, राइट. तो इस तरह से आपको 2 पैच मिल गए, लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों पैच मिल करके क्या इस पूरे हेमिस्फीयर पूरे स्फीयर को कवर कर रहे हैं? अभी नहीं कवर कर पाएंगे. ये पूरा का पूरा सर्किल जो है वो छूटा रहेगा. तो अब इसके लिए अभी आपको कुछ और ऐसे पैचेस, इसी तरह के पैचेज, हेमिस्फेयर टाइप के पैचेज अगर आप बनाएं, आप सोच सकते हैं कि जैसे 2 अपर और लोअर हेमिस्फेयर आपने लिया, उसी तरह से आप राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर ले सकते हैं. तो एक राइट हेमिस्फेयर ले लीजिए जिसके लिए y की वैल्यू पॉजिटिव है, और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर ले लीजिए जिसके लिए y की वैल्यू नेगेटिव है, और एग्जैक्टली सिमिलर वे में आप कैलकुलेट करेंगे. वहां पे जो है जो डिस्क होगा
वो आपका ये XZ प्लेन में हो। डिस्क को जैसे आपने यहाँ XY प्लेन के डिस्क से आइडेंटिफाई किया है, उसी तरह से आप XZ प्लेन के डिस्क से आइडेंटिफाई कर दीजिए, तो इस प्रकार आपको एक राइट पैच मिलेगा और इसी तरह से आपको एक लेफ्ट पैच मिलेगा। तो इसके बावजूद आप देखें, अब ये जो सर्किल बच रहा है, इस सर्किल के मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो ये लेफ्ट और राइट दो पैचेस से कवर हो जाएंगे। अभी भी ये पूरा स्फेयर जो है वो इन नेबरहुड से कवर्ड नहीं है। कौन ऐसे पॉइंट्स हैं जो छूट जाएंगे? तो आप देखेंगे, इसको नेक्स्ट टर्न पे और डिटेल में हम लोग देखेंगे, लेकिन एक पॉइंट इस एक्स एक्सिस पे और इसके अपोजिट पॉइंट पे एक कह सकते हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ऐसे दो पॉइंट छूट जाएंगे जो ना तो अपर, ना तो लोअर, ना राइट, ना लेफ्ट, इन चारों हेमिस्फेयर में नहीं आएंगे। तो उनके लिए फिर हमको एक ऐसा हेमिस्फेयर लेना होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मतलब कह सकते हैं कि फ्रंट हेमिस्फेयर, और उसी तरह से एक हेमिस्फेयर आपको लेना होगा जो बैक हेमिस्फेयर है जिसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो। तो इस तरह से ये जो 6 हेमिस्फेयर्स हैं, ये 6 हेमिस्फेयर का जो यूनियन है वो पूरा स्फेयर को कवर करेगा, और हर हेमिस्फेयर थ्रू द प्रोजेक्शन ऑफ दिस हेमिस्फेयर ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन आप ये दिखा सकते हैं कि आपको एक स्मूथ पैच मिलेगा, स्मूथ पैच मिल जाएगा। तो इन दिस वे ऑल दीज 6 पैचेस कवर योर होल स्फेयर एंड देयरफॉर स्फेयर इज अ रेगुलर सरफेस। तो इतना करने के बाद आप कह सकते हैं कि ये भी एक दूसरा तरीका है जिस तरीके से आप स्फेयर को कह सकते हैं कि एक रेगुलर सरफेस है। एक तो हमने वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला प्रोसेस बताया, और दूसरा ये जो हेमिस्फेयर्स हैं जिनके प्रोजेक्शन से केवल आपने जो पैचेस कंस्ट्रक्ट किया है, दिस इज अनदर वे to show that the sphere is actually a regular surface. There is one more way. In fact, there are several ways to show this sphere is a regular surface. एक और तरीका है जो कि हेल्पफुल रहता है इस स्फेयर को हायर डायमेंशन में भी, कि अगर जैसे 2 डायमेंशनल स्फेयर है, उसी तरह से हम अगर n डायमेंशनल स्फेयर हो तो उसको कैसे दिखाएंगे कि वो वहाँ पे इसका जो जनरलाइजेशन है उस स्फेयर ना करके आप आगे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसको हम मैनिफोल्ड एक वर्ड यूज करते हैं। तो दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ दिस सरफेस। तो हम S2 ना कह के SN की बात कर सकते हैं, और उसमें वो काफ़ी यूजफुल पैच है, एंड दैट इज कॉल्ड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन तो लेकिन उसको मैं फिलहाल फॉर द मोमेंट उसको हम छोड़ेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उसको भी पढ़ सकते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। और आप देखेंगे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन से भी केवल 2 आपको नेबरहुड ऐसे मिलेंगे जो दोनों नेबरहुड का अगर यूनियन कर दिया जाए तो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा, एंड दैट इज इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर S2, अगर आप SN भी लेते हैं तो केवल 2 नेबरहुड आपको मिलेंगे जो दोनों नेबरहुड मिलकर के पूरे स्फीयर को कवर करते हैं, और आप वहां पे मैनिफोल्ड कहते हैं। यहाँ 2 डायमेंशन के केस में उसको हम रेगुलर सरफेस कहेंगे। मच एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड। तो इसके बाद अब हम लोग कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि ठीक है अब हमने सरफेस डिफाइन तो कर दिया, ये क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, और जैसे हम लोगों ने कर्व्स के लिए पैरामीटराइजेशन रीपैरामीटराइजेशन की बात किया था, तो उसी तरह से इसको भी हम रीपैरामीटराइज करेंगे, और फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या, जैसे वहाँ पे हम कर्वेचर की बात कर रहे थे, यहाँ पे वो कौन सा ज्योमेट्रिक इन्वेरिएंट है जो कि डिफरेंट रीपैरामीटराइजेशन के तहत इन्वेरिएंट रहता है, और फिर हम बात करेंगे कि क्या वो जो इन्वेरिएंट्स हैं वो सरफेस को डिटरमिन कर सकते हैं कि नहीं। सो विल टॉक ऑल दीज थिंग्स इन नेक्स्ट क्लासेस। ओके, थैंक यू। स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। ओके, आई थिंक ये सेम स्लाइड है जो कल हमने वो किया था, उसी पे मैं चाहता हूँ अब इसी स्लाइड पे हम लोग, एक्चुअली आप लोग एक अलग ग्रुप बना लीजिए जिस पे मैं शेयर कर सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये DST मैथमेटिक्स तो पूरे सभी लोगों पे जाएगा जो अदर स्पेशलाइजेशन के लोग हैं। तो कुछ 1-2 लोगों पे मैं शेयर कर दे रहा हूँ, जैसे मिस्टर राहुल कुमार, जिनका कि ईमेल है राहुल कुमार का, इनको मैं शेयर कर दे रहा हूँ। और अमन मुकाती भी इसी में है ना? यस सर, इसी में है।
कॉमन। और कोई एक दो नाम और आप लोग बता दीजिए, उनका मैं शेयर कर दूं। और ये दो तीन लोग आपस में आप लोग ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। इनफैक्ट आप एक अलग से ग्रुप बना लें, आप चाहें तो नाम रख सकते हैं कंप्यूटेशनल डिफरेंशियल ज्योमेट्री, और उस नाम पे, ताकि हम उसी पे शेयर कर दिया करेंगे डेली जो है। और ये लोग आपस में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट, अदरवाइज वो डीएसटी मैथमेटिक्स पे करने पे वो सभी लोगों को, तो उनके लिए यूजफुल नहीं है, उनको शेयर करने का कोई मतलब नहीं। ओके।